ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਆਫ ਆਵਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ JEE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਂ और तुसी घर बैठे ही ये सब्जेक्ट जेड़ा सीख सको अच्छी तरह। और सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का वो ये कि जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रिस्पेक्टेड CM साहब ने बोला है कि हम लोग घर पे ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें कुछ दिन, तो इसको सीखने का ये है एक मकसद कि कम से कम आप अगर 1 घंटा भी मेरे साथ जुड़ते हो डेली 1 आवर के लिए भी मेरे साथ अटैच होते हो, अपने रूम में बैठ के लाइव करूँगा मैं इसको, तो अपने रूम में बैठ के 1 घंटा भी अटैच होते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर 100 बंदा भी अटैच होता है तो मैंने 100 बंदों का जो 100 आवर्स है जो घर पे वो बैठ के अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं उसमें कवर करने के लिए मैंने कुछ योगदान डाला है। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप मेरे साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो द सब्जेक्ट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग, और basically we start from firstly the scale. Scale is the main part and you can say the common part, the common instrument of this subject, क्योंकि जब भी हमने ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मली, तो स्केल के बिना नॉर्मली कोई भी डिज़ाइन या कोई भी ड्राइंग तैयार नहीं होगी। तो बेसिकली इस स्केल को अभी तक हमने अप टू 10th या अप टू +2 तक एक ही तरह से नॉर्मली यूज़ किया था कि अब अगर हमें टीचर ने सेंटीमीटर में लाइन बोली है तो हमने सेंटीमीटर में ड्रॉ कर दी, अगर टीचर ने हमें वही लाइन इंचज़ में बोली है या मिलीमीटर में बोली है तो हमने उसमें ड्रॉ कर दी, जहाँ आप कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो हमने फीट्स में ड्रॉ कर दी। बट एज़ पर द इंजीनियरिंग ड्राइंग, पहले तो मैं एक बात और शेयर कर दूं कि इस सब्जेक्ट में आई एम नॉट आस्किंग कि आई एम सो परफेक्ट एंड आई एम सो इंटेलिजेंट, बट आई विल ट्राई कि जितना कि मेरे को आता है उतना कि मैं आपको सिखा दूं। ठीक है जी। तो आई हैव द मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आल्सो एंड फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स आल्सो। थैंक यू। सो नॉर्मली जब हम इस स्केल को यूज़ करते हैं तो हम एक ही तरह से यूज़ करते हैं कि जितने भी सेंटीमीटर की हमें लाइन बोली गई है हमने उतने ही सेंटीमीटर की वो लाइन शो अप कर दी और जितने सेंटीमीटर की वो लाइन बनानी थी हमने बना दी। ओके। बट एज़ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, एज़ पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ड्राइंग वी कैन से दिस स्केल यूज़ अंडर द 3 कैटेगरीज। हम इस एक स्केल को, ये अभी तक हमारे पास कॉमन स्केल था, हम उस एक स्केल को ही 3 कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अंडर 3 कैटेगरीज। सो नंबर फर्स्ट कैटेगरी, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोज स्केल से। स्केल, तो हम इस स्केल को 3 कैटेगरी से यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी इज़ द फुल स्केल, वी से फुल स्केल। क्लियर जी। सेकंड कैटेगरी इज़ रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल, रिड्यूसिंग और
reduction scale. And the third category is enlarging scale. Enlarging scale. So we can use that scale under three category: full scale, reducing scale, as well as enlarging scale. So when we start the scale, so we can draw the scale normally up to till time up to +2. नॉर्मली वी यूज़ दैट स्केल अंडर फुल स्केल. फुल स्केल मीन्स कि आपके टीचर ने या आपके जो भी गाइड हैं उन्होंने जितना भी बोला था कि अगर आपने 10 सेंटीमीटर लाइन सपोज यू वांट टू ड्रॉ इट, तो आपने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी स्केल के साथ. क्लियर? आपको 5 सेंटीमीटर बोला गया तो आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो जब भी हमें जितनी भी लाइन बोला गया है उतनी ही लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं देन दैट कैटेगरी से एज ए फुल स्केल. तो हम उसको कवर करेंगे फुल स्केल के अंडर. तो फुल स्केल मीन्स जितनी लाइन है उतनी ही लाइन अगर हमने ड्रॉ की दैट इज़ द फुल स्केल. किसी भी स्केल के पीछे हमारे पास एक RF सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सिस्टम. फैक्टर नहीं, दैट इज द फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. तो RF इक्वल टू वी हैव ए फार्मूला फॉर RF फॉर फाइंड आउट द RF. दैट फार्मूला से एज ए RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट divided by length of a line on drawing sheet divided by actual length of a line on object. ठीक है जी. So this is the formula for find out the RF. RF equal to length of a line on the drawing sheet divided by actual length of a line on the object. मीन्स कि सपोज इस पेंसिल की लेंथ सपोज मेरे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. क्लियर? तो अब अगर इस पेंसिल को मैंने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉ करना है तो दैट इज़ द लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट. मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट, इस ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ मैंने ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करनी है वो. तो उसके अकॉर्डिंग RF क्या बन गया? RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी दी है? सपोज मैंने बोला था सपोज द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. दैट इज़ हाउ मच? दिस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. तो इसके अकॉर्डिंग RF फिर क्या हुआ? RF इक्वल टू क्या बना? लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी ड्रॉ की मैंने? 10 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी ड्रॉ की मैंने? दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड सेकंड थिंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट. कि मीन्स जो एक्चुअल उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लाइन की कितनी लेंथ है, या इटसेल्फ वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उस ऑब्जेक्ट की इटसेल्फ कितनी लेंथ है. सो दैट इज हाउ मच? दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये भी मैंने बोला था स्टार्टिंग में. सपोज वी अज्यूम, अगेन आई रिपीट, सपोज वी अज्यूम द लेंथ ऑफ ए लाइन, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो for that drawing what is the RF? RF is the length of a line on the drawing sheet. मीन्स मैंने 10 सेंटीमीटर A से लेके B तक मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ की. एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल इज व्हाट? पूरी पेंसिल की एक्चुअल लेंथ कितनी है? दैट इज आल्सो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इज इट क्लियर? सो दिस इज द RF. RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो RF क्या आ गया? RF हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर. क्लियर? तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 से 10 कट गया, तो RF क्या हो गया? 1/1. RF इक्वल टू 1/1. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट? नो यूनिट, बिकॉज वी यूज द फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा. सो दैट इज 1/1. सो RF इस केस में हमारे पास कितना आ गया? अगर हम पूरी पेंसिल की लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ करते हैं तो RF इस केस में कितना आ गया? 1/1. सो इट मीन्स अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 = 1
We can write like that. Yes, it means 1 centimeter length on the drawing sheet. 1 सेंटीमीटर लेंथ जो हमने ड्राइंग शीट पे ली है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में वो लेंथ पेंसिल के ऊपर भी सपोज हेयर टू हेयर वो कितनी है 1 सेंटीमीटर. It means length of a line on the drawing sheet divided by actual length of a line on the object. तो 1 by 1. तो it means पेन जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हो, पेंसिल के ऊपर भी एग्जैक्ट वो उतनी ही लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है. तो इट मीन्स 1 इक्वल टू 1. सो 1 इक्वल टू 1 मीन्स आप एक यूनिट को एक यूनिट के इक्वल मान के ही चल रहे हो. इज इट क्लियर? तो जब आपके पास जितना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही लंबा चौड़ा मान के आप उसको चल रहे हो तो हम उसको 1 इक्वल टू 1 लिखेंगे. और ड्राइंग की लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1. हम लिखते हैं ना ड्राइंग शीट में नीचे टाइटल ब्लॉक में स्केल यूज्ड, तो दैट इज़ द स्केल यूज्ड. ये वही स्केल यूज्ड है जिसको हम लिखते हैं 1:1. मीन्स आपने एक यूनिट को एक यूनिट के बराबर मान के जब आप चलोगे देन दैट इज़ द 1:1. इट्स द मीन 1:1. आप 1:1 के बराबर उसको लिख रहे हो. इज इट क्लियर जी? थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स दोज आर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर दैट. सो इट मीन्स अगर हम इसको लिख रहे हैं तो देन दैट इज़ द 1:1. मीन्स एक यूनिट को आप एक यूनिट के बराबर ही लेके चल रहे हो. तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं एक यूनिट को एक यूनिट के बराबर ही लेके चल रहे हैं तो इट मीन्स हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग को हम क्या कह रहे हैं फुल स्केल. फुल स्केल क्यों? क्योंकि जितनी एक्चुअल लेंथ है जितनी फुल लेंथ है उतनी फुल लेंथ में आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, देन दैट यूज़ द फुल स्केल. तो उस केस में आप उसको एज ए फुल स्केल यूज़ कर रहे हो. तो जब हम फुल स्केल यूज़ कर रहे हैं तो रेशो 1:1 आएगी. मीन्स एक यूनिट को आप एक यूनिट के इक्वल ही मान के चल रहे हो. सो दिस इज़ द मीन 1:1. इज इट क्लियर? तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कौन सा स्केल ड्रॉ करने जा रहे हैं? हम फुल स्केल ड्रॉ कर रहे हैं. अगर कोई भी ड्राइंग हम जितना भी लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है उतने ही लंबी चौड़ी कोई भी ड्राइंग अगर हम बना रहे हैं तो हम कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं उस ड्राइंग के लिए? फुल स्केल यूज़ कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी वर्क ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ यूज, दैट इज़ द रिडक्शन and reducing scale. Sometimes we say that is a reducing, sometimes we say that is a reduction scale. तो फुल स्केल तो राजी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चे जहाँ पे हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई या लेंथ वगैरह ब्रेड्थ वगैरह थिकनेस वगैरह जितनी बड़ी ड्राइंग शीट है उतनी के ऊपर इजीली आ रही है. मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जितना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है अगर उतना ही लंबाई चौड़ी हमारे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल है तो हम उसके लिए फुल स्केल यूज़ करते हैं नॉर्मली. क्लियर? बट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ड्राइंग शीट छोटी है तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो आपका घर का मैप, ठीक है, यूर होम मैप. तो वहाँ पे क्या किया होता है उसने आर्किटेक्ट इंजीनियर ने कि आपका घर जितना बड़ा है उतनी बड़ी वो लंबी ड्राइंग शीट थोड़ी लेके आता है उसके ऊपर, तो वो आपका घर नहीं ड्रॉ करता. तो वो फिर उस स्केल में उस कवर केस में क्या करता है वो रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल यूज़ करता है. ठीक है, जैसे आपका कॉलोनी का मैप है, आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का प्लांट लेआउट है, आपकी कॉलोनी का प्लांट लेआउट है, आपके सिटी का प्लांट लेआउट है. तो अगर इतना बड़ा आपके पास कोई ड्राइंग है या इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उतनी बड़ी तो ड्राइंग शीट अवेलेबल नहीं है. तो इन दैट केस द डिज़ाइन इंजीनियर व्हाट डू दे यूज़ द रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग स्केल. उस केस में जब हम बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं तो हम रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर? तो सपोज अब इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि सपोज आई वांट टू द लेंथ ड्रॉ द लेंथ ऑफ दिस सपोज दिस मार्कर. तो मैं इस मार्कर की लेंथ अगर बनानी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इस मार्कर को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और ऑलमोस्ट ये पेंसिल से डबल है. क्लियर? तो सपोज इन दैट केस द लेंथ ऑफ योर मार्कर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब आपके मार्कर की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. सॉरी, इस केस में सपोज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, जस्ट सपोज 10 सेंटीमीटर, ये पहला ही फार्मूला लेके चलते हैं हम. 10 सेंटीमीटर है लॉन्ग, लेंथ ऑफ द मार्कर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 10 सेंटीमीटर बड़ा नहीं ड्रॉ किया. मैंने इसको कितना बड़ा ड्रॉ किया? आई ड्रॉ द लेंथ ऑफ दिस मार्कर ओनली 5 सेंटीमीटर. सपोज मेरे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल नहीं है इतनी, तो मैंने इसकी लेंथ जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो इसकी लेंथ मैंने ड्रॉ की वो लेंथ मैंने ड्रॉ की सिर्फ कितनी? 5 सेंटीमीटर.
बट ड्राइंग के ऊपर मैं अभी इसको लिखूंगा जितनी एग्जैक्ट है वही लिखूंगा अभी 10 सेंटीमीटर. Is it clear? So in that case, in the reducing and reduction scale, second type of case, what we cover here, in that case, what is the RF? इस केस में RF क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट. हमने कितनी ड्रॉ की है अभी? यू कैन सी विद द स्केल. कितनी ड्रॉ की है? 5 सेंटीमीटर ओनली. सो इन दैट केस व्हाट इज द RF? लेंथ RF अगेन सेम दैट फार्मूला, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट. तो वो मैंने कितनी ड्रॉ की है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है नी. सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द मार्कर मेरे पास कितनी है बेटे? दैट इज हाउ मच? दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल लेंथ, सो RF यही फार्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ द लाइन. लेंथ ऑफ द लाइन यही कवर किया था हमने, लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो 10 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ की और एक्चुअल लेंथ कितनी है मेरे पास? 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ कितनी की? सॉरी 5 सेंटीमीटर. तो मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ की, एक्चुअल लेंथ थी 10. तो RF क्या आ गया? 5/10. RF क्या आ गया? 5/10. तो यूनिट से यूनिट कट हो गया और 5/10 इक्वल टू क्या आ गया? 1/2. तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2. 1 इक्वल टू 2. तो इसमें 1 इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हुआ? फिर इसमें 1 इक्वल 2 का मीनिंग ये हुआ कि ये जो ड्राइंग के ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर ओनली, ये लेंथ कितने लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 सेंटीमीटर को. फॉलो अगेन सुनो. 1 इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हुआ? ड्राइंग के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 सेंटीमीटर को. तो टोटल ड्राइंग के ऊपर मैंने कितनी लेंथ ली? 5. तो 5 मल्टीप्लाई 2 एग्जैक्ट लेंथ कितनी आ गई? एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर. तो इस केस में मैंने ये पाया कि अगर मैं इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में फिर लिखता हूँ तो वो काम करेंगे 1:2. मीन्स जब आप एक यूनिट को, यूनिट में भी यानी 1 यूनिट में भी, सेंटीमीटर यूनिट में भी, मिलीमीटर यूनिट में भी, इंचेस यूनिट में भी, फीट. सो इट मीन्स जब मैं एक यूनिट को 2 यूनिट के बराबर मान के चल रहा हूँ तो मैं कौन सा स्केल यूज़ कर रहा हूँ? मैं रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल यूज़ कर रहा हूँ. क्लियर? तो जब मेरे पास बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल में ही ड्रॉ करना है. तो इट मीन्स मैं एक यूनिट को इसमें किसके बराबर मान रहा हूँ? 2 के बराबर मान के चल रहा हूँ. तो अगर मैं एक यूनिट को 2 के बराबर मान के चल रहा हूँ तो मैं रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल यूज़ कर रहा हूँ. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात, क्योंकि जिन लोगों का अभी बेस नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनका अच्छी तरह थोड़ा बन जाए बेस. तो अगर हम 1:2 लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हेयर ऑन योर ड्राइंग द 1 यूनिट रिप्रेजेंट द 2 यूनिट. क्लियर? बट अगर मैं ये कहूँ कि 1:2 रेशियो इज सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, देन दैट इज रॉन्ग. बिकॉज समटाइम द मोर ऑब्जेक्ट्स आर सो बिग. क्लियर? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं वो जो 1:2 में भी नहीं आएंगे. मेरी बात समझ रहे हो? वो बहुत बड़े हो सकते हैं. जैसे सपोज यू आर द रेलवे ट्रैक इंजीनियर एंड योर बॉस सेड ड्रॉ द रेलवे ट्रैक मैप, सपोज अमृतसर टू दिल्ली. क्लियर? एंड दैट इज अमृतसर टू दिल्ली, दैट इज नियर अबाउट 500 किलोमीटर. सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू गो इन द मार्केट एंड कलेक्ट द शीट 500 किलोमीटर. अब उस शीट को बिछा दो तो अब उसके ऊपर 500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक मैप बनाना शुरू कर दो. दिस इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो अब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो अगर मैं उसको 1:2 में भी करता हूँ, उस फिर समझो अगर अमृतसर का रेलवे ट्रैक वहाँ पर अमृतसर टू दिल्ली का बना रहा हूँ तो उसको 1:2 में भी करता हूँ तो वो कितना आ गया 1:2 में? मीन्स 500 डिवाइडेड बाई 2. तो इट मीन्स दैट इज़ 250 मीटर. एंड अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 250 किलोमीटर लंबी ड्राइंग शीट लेके आऊँ और दोबारा उसके ऊपर रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर दूँ. इज इट क्लियर? तो फिर मेरे को 1:2 नहीं और लोअर इसके फ्रैक्शन सिस्टम में जाना पड़ेगा. क्लियर? और लोअर फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा. इट मीन्स मैं देखूंगा कि मेरी ड्राइंग अगर 1:2 में आती है देन दैट्स गुड. अगर 1:2 में नहीं आती वो ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग बहुत बड़ी है 1:2 में नहीं आ रही, देन आई गो फॉर द नेक्स्ट फ्रैक्शन सिस्टम 1:5. इट मीन्स क्या हुआ? 1:5 का मतलब हुआ कि आपने एक यूनिट को 5 यूनिट के बराबर मान लिया है. अगर उसमें आ रही है तो ठीक, देन नहीं तो गो इज टू 1:10. उसमें भी आ रही है तो ठीक, गो अदरवाइज गो इंटू 1:20. उसमें भी आ रही है तो ठीक, नहीं तो फिर आप 1:50 पे चले जाओगे. इसमें आ रही है तो ठीक, नहीं तो फिर आप 1:100 पे चले जाओगे. इसमें भी ड्राइंग कंप्लीट हो रही है तो ठीक, नहीं तो 1:200 में चले जाओगे. इसमें भी हो रही तो ठीक, नहीं तो 1:500, अगेन 1:1000,
1:2000 एंड लास्ट वन इज़ 1:5000। तो आप यहाँ तक जा सकते हो 1:5000 तक, अगर आपकी ड्राइंग शीट पे नहीं आ रही तो नॉर्मली 1:5000 तक आपकी ड्राइंग कहीं ना कहीं इन फैक्टर में से ड्राइंग शीट के ऊपर आ ही जाएगी। इट मीन्स 1:5000 का मतलब ये है कि आपने एक यूनिट को 5000 यूनिट के बराबर मान लिया है। क्लियर? एक यूनिट को अगर आप 1:5000 का स्केल यूज़ कर रहे हो ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए, तो आप एक यूनिट को 5000 यूनिट के इक्वल लेके चल रहे हो, मान के चल रहे हो। ठीक है जी, क्लियर? बट समटाइम द ड्राइंग्स इन किलोमीटर तो इसमें भी नहीं आती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सपोज हम पहले यूनिट चेंज कर देंगे। जैसे हमने ये सपोज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, देन वी चेंज द RF, तो उसके अकॉर्डिंग हम RF चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल दूँ आपको, सपोज आपने मैप बनाना है कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्लियर? और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में देखूं कश्मीर टू कन्याकुमारी, जैसे एरोप्लेन वे होते हैं, तो अगर से एक स्ट्रेट लाइन में देखूं तो सपोज अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सपोज अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप 5000 किलोमीटर की लंबी की ड्राइंग कैसे बनाओगे एक पेज, एक छोटे से A4 साइज पेज पे भी? तो सबसे पहले उस केस में हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर मान लेंगे, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर नहीं आ रहा मान लेंगे पहले तो, और उसके बाद हम उसके यूनिट चेंज कर देंगे। फिर हम, अगर मैं यहाँ करूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की, सिर्फ आई ड्रॉ द लाइन ओनली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मैं सपोज यहाँ लिख देता हूँ कश्मीर, और सपोज हेयर कन्याकुमारी। क्लियर? दैट इज पॉसिबल? यस। हाउ? फर्स्ट आई चेंज द यूनिट, मैंने यूनिट चेंज कर दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, मैंने सपोज कर लिया लाइक ए मैथ में, आई सपोज इट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। देन आई चेंज द फ्रैक्शन सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इस केस में मैंने जाके स्केल चेंज कर दिया, और मैंने स्केल ये चेंज कर दिया, मैंने स्केल में चेंज किया कि 1:5000। इट मीन्स आपका एक यूनिट, 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे, वो 5000 किलोमीटर 5000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर को। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर था। तो अब 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नीचे स्केल जो यूज़ किया मैंने उसमें कर दिया 1:5000। तो इट मीन्स एक यूनिट 5000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स एक यूनिट किसके बराबर माना था? 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5000 किलोमीटर को। सो दिस इज पॉसिबल। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी आपका पूरा मैप स्मॉल शीट पे भी आ जाएगा। क्लियर ना? सो दिस इज द रीज़न कि पूरा इंडिया का जो मैप है हमारा A4 साइज शीट पे कैसे दिख जाता है। तो जितने भी मैप प्लॉटर्स होते हैं, जितने भी सर्वेयर होते हैं, दे यूज़ द रिड्यूसिंग एंड रिडक्शन स्केल। स्पेशली जितने भी आपके पास आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, इनके पास बिल्डिंग की ड्राइंग्स होती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, डैम्स की ड्राइंग होती है, तो ये ज़्यादातर रिड्यूसिंग स्केल और रिडक्शन स्केल ही यूज़ करते हैं। प्लस कभी कभी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कर देते हैं, जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। सो दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ यूज ऑफ द स्केल, दैट इज़ द रिडक्शन स्केल। इज इट क्लियर जी? सो थर्ड टाइप ऑफ स्केल वी यूज, दैट इज एनलार्जिंग स्केल। ठीक है, थर्ड टाइप, स्केल तो एक ही है, थर्ड कैटेगरी है उस स्केल की। थर्ड कैटेगरी हम कौन सी यूज़ करेंगे? एनलार्जिंग स्केल। तो एनलार्जिंग स्केल हम थर्ड कैटेगरी में वहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले के में हमने किया था फुल स्केल। फुल स्केल तो हमने वहाँ पे किया था जहाँ पे हमारे पास क्या था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी ड्राइंग शीट अवेलेबल थी, तो हमने फुल स्केल यूज़ कर दिया। सेकंड केस में यूज़ किया हमने रिडक्शन और रिड्यूसिंग स्केल। वो हमने यूज़ किया कि जब हमारे पास जितना बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन ड्राइंग शीट छोटी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमारा रिडक्शन स्केल यूज़ कर दिया। और अब थर्ड कैटेगरी है एनलार्जिंग। तो एनलार्जिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे? सोचो थोड़ा। ओके, एनलार्जिंग स्केल हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे प्रिसाइज ऑब्जेक्ट्स होंगे। वी हैव वेरी स्मॉल पार्ट्स, वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स, लाइक ए कंपोनेंट्स इन योर मोबाइल सिस्टम, like a component in your PC, your laptop, like a component in your watch. क्लियर? तो अगर हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उतने छोटे कंपोनेंट्स की ड्राइंग दिख भी नहीं रही ढंग से अगर हम बनाते हैं, तो हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके शो करते हैं फॉर द विजुअलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि जो छोटे कंपोनेंट हैं वो हमें बड़े दिखें ड्राइंग पे और इजीली। सपोज हमारे पास अगर मैं कहूँ कि कोई सर्किट सिस्टम ही है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने इसको मीट करना है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर है, आगे रेजिस्टेंस है, तो बहुत ही छोटे छोटे हमारे पास सिस्टम है, अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं।
तो इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स की ड्राइंग पता भी नहीं चलेगी। तो जितने छोटे कंपोनेंट्स होंगे उनको हम बड़ा करके जब शो करेंगे देन वी यूज़ द एनलार्जिंग स्केल। ठीक है जी। तो एनलार्जिंग स्केल में हमने क्या किया कि सपोज मैं फिर दोबारा उसी पेंसिल पे जाता हूँ, तो पेंसिल की लेंथ कितनी थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एनलार्जिंग में यूज़ करने के लिए अब मैंने पेंसिल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की जगह मैंने कितनी बना दी, वो मैंने 10 सेंटीमीटर की जगह सपोज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉ कर दी। सपोज सी दिस, अब मैंने 10 सेंटीमीटर नहीं लॉन्ग की ड्रॉ की, मैंने 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। So now the length from A to B what? The length from A to B 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एक्चुअल 10 थी। तो मैं इस 10 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब 20 सेंटीमीटर लेंथ से। फॉलो दिस थिंग, मैं ये जो 10 सेंटीमीटर लेंथ थी इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 20 सेंटीमीटर लेंथ थे। सो इन दैट केस व्हाट इज द आर एफ? सो इस केस में आर एफ क्या है, आर एफ लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी है, कितनी ली मैंने अभी 20 सेंटीमीटर। कितनी ड्रॉ की अभी हमने 20 सेंटीमीटर। और एक्चुअल कितनी है लेंथ, एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आर एफ 20/10, इट मीन्स सेंटीमीटर से फिर सेंटीमीटर कट गया, तो आर एफ क्या आ गया 2/1। तो अगेन इन मैथमेटिकली इफ आई राइट 2 = 1, इट मीन्स ऑन द ड्राइंग शीट वी हैव द 2 यूनिट्स। ये जो ड्राइंग शीट के ऊपर अब आपके 2 यूनिट हैं, दिस वन, ये 2 यूनिट जो हैं, नो देयर 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट द 1 यूनिट। इज इट क्लियर? दैट 2 यूनिट रिप्रेजेंट द 1 यूनिट। तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल है हमारी 20। ठीक है। सो ड्यू टू दैट 2 = 1, ड्यू टू दैट डिवाइड बाई 2। सो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सो दिस इज द केस, इन दैट केस द टोटल लेंथ इज हाउ मच 20। क्लियर? And divide by what? Because 2 = 1, so divide by 2, so that is 10। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 10। फॉलो दिस पॉइंट। तो इट मीन्स टोटल लेंथ जो 20 थी वो किस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 सेंटीमीटर को, मीन्स 10 यूनिट्स को। क्लियर? सो मैथमेटिकली इफ आई राइट हेयर 2:1, तो 2:1 मीन्स the 2 centimeter length on the drawing sheet represent the 1 centimeter length. Unit, I again repeat, unit can be anyone. यूनिट कोई भी हो सकते हैं, जिसमें आप सभी यूनिट को कन्वर्ट करते हो वही यूनिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यूनिट कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, अब 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एनलार्जिंग स्केल। आपके पास जो बड़ी ड्राइंग थी, छोटी ड्राइंग थी, आप उसको बड़ा करके शो कर दोगे विद द हेल्प ऑफ enlarging scale, with the help of enlarging scale. Is it clear? So इस केस में भी अगर हम देखें, again here the 2 unit represent the 1 unit, but again that is not possible for each and every small component or part, because sometimes we have the very small component like a 1 millimeter, like a half millimeter. तो अगर आप 1 मिलीमीटर को 2:1 में भी बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो गया, वो 2 मिलीमीटर हो गया। तो वो फिर भी अगर कोई दूर से देख रहा है तो वो तो फिर विजिबिलिटी नहीं रहेगी, ड्राइंग की कंपोनेंट बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है। सपोज अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक पायलट उड़ा है एरोप्लेन के ऊपर, सपोज 1000 फीट की हाइट पे उड़ा है। अब उसने नीचे देखना है रनवे, कि कहाँ रनवे लिखा है या कहाँ रनवे का एंट्रेंस एरोहेड है या जो भी है। तो अगर वहाँ पे हम बहुत छोटा सा रनवे का एरोहेड बना देते हैं तो इतनी हाइट से तो दिखेगा भी नहीं हमें। ठीक है ना। तो हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप नॉर्मली देखते हो किसी साइन बोर्ड के ऊपर या कोई बोर्ड हिल स्टेशन पे लगा है तो छोटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा कर करके शो किया होता है। ठीक है। आप नॉर्मली अगर हम देखें कि आप अल्फा मॉल पे देख लो, आप ट्रिलियम पे देख लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका सपोज 5 फीट का फ्रिज है। ठीक है ना। तो वो पूरी बिल्डिंग पे 3 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे को पोस्टर लटका होता है, वो पूरी बिल्डिंग जितनी फ्रिज होती है। आपका सपोज 43 इंच 40 इंच की आपकी LED है, तो वो बिल्डिंग के ऊपर पूरी बिल्डिंग जितनी शो की होती है। फॉर वट? फॉर द विजुअलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या? तो कि जो कि कस्टमर उसको दूर से देख रहा है उसको इजीली क्लैरिटी हो जाए कि ऑब्जेक्ट की शेप व्यू कैसा है। तो सेम ड्राइंग में भी ऐसा होता है कि ड्राइंग की क्लैरिटी होने के लिए कि ड्राइंग कैसी है,
या इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट कैसे दिखेंगे, तो हम उस केस में एनलार्जिंग स्केल यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? सो इन दैट केस वी यूज़ द एनलार्जिंग स्केल, जब ड्राइंग हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी होगी। तो अब एनलार्जिंग स्केल में मैं बात कर रहा था फिर दोबारा उसी चीज़ की कि अगर 2:1 में आता है तो भी हमारे पास एनलार्जिंग स्केल 2:1 में सफिशिएंट नहीं है, तब भी हमें वो दिखाई नहीं देगा सपोज, क्योंकि वो 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रह जाएगा, सिर्फ 1 मिलीमीटर का, तब भी विजिलेंट ही नहीं है। तो सेम हमें रिडक्शन स्केल की तरह इसमें भी हमें आगे और फ्रैक्शन सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर तो आपका 2:1 में आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है तो ठीक, अदरवाइज गो फॉर 5:1। अब 5:1 का क्या मतलब है कि एक ड्राइंग के ऊपर जो 5 सेंटीमीटर लंबी लेंथ है सपोज ये वाली, वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो उसमें नज़र आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज अगेन गो फॉर 10:1, go for 20:1, go for 50:1, go for 100:1, go for 200:1 एंड गो फॉर 500:1। उसका 5000, इसका 500 तक नॉर्मली होता है। एनलार्जिंग रिड्यूसिंग स्केल का 5000 तक चलता है, याद रखना, और एनलार्जिंग का 500 तक चलता है। तो 500 का मीन्स कि आप 500 मिलीमीटर लंबी लेंथ को 1 मिलीमीटर लेंथ को आप 500 मिलीमीटर लंबी तक शो कर सकते हो, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो नॉर्मली दीज स्केल्स, दीज 3 टाइप्स जो अभी मैंने आपको करवाए हैं, दीज 3 यूजेस ऑफ दैट स्केल एज पर अवर स्टैंडर्ड्स, एज पर अवर IS and BIS 696 and SP 46 standards used in the industry. Clear? That scale used as per the industrial standards. But sometime क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कभी कभी हमें अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली एज पर अगर हमने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्राइंग करनी है, देन वी गो फॉर दीज फ्रैक्शन सिस्टम। मीन्स फुल स्केल है तो 1:1 में ही ड्रॉ करेंगे, रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल है तो 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 एंड अप टू 1:5000 तक ही उसको ड्रॉ करेंगे एज पर द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। और ऐसे ही अगर एनलार्जिंग स्केल है तो 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1 एंड 200:1 एंड लास्ट वन इज 500:1 तक ही ड्रॉ करेंगे एज पर द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। क्लियर जी? तो दीज एज पर द ISO, BAS 696 एंड SP 46 इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, हम एक ही स्केल को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन से स्केल, फुल स्केल, रिड्यूसिंग एंड एनलार्जिंग स्केल, ठीक है? तो है ना ड्राइंग का कमाल बेटे, एक ही आपके पास जो स्केल है, आप उस स्केल को 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द मैजिक ऑफ द ड्राइंग। अभी तक जिस स्केल को हम एक ही तरह से यूज़ करते आए थे, एक ही तरह से मीन्स 5 सेंटीमीटर लेंथ बोला तो 5, 10 बोला तो 10, 20 तो 20, तो जितनी लेंथ बोला उतनी ही ड्रॉ कर देते थे अप टू 10th और अप टू +2 स्टैंडर्ड्स। बट नाउ as per engineering drawing, you can use that scale under 3 category: full scale, reducing, reduction scale and as well as enlarging scale. Is it clear? तो हम स्केल का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। तो स्केल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेस बनाना स्टूडेंट्स का बहुत ज़रूरी है कि आप स्केल को यूज़ कैसे करोगे। जब तक आप उसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगी, आप लोगों को क्लियर नहीं होगी, तब तक आपका चैप्टर में कभी भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो यू कैन यूज़ दैट स्केल अंडर 3 कैटेगरीज। बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे समझाया। ऑलमोस्ट ये 3 छोटी सी कैटेगरी को मैंने समझाने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो बहुत स्लो समझाया ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। क्लियर जी? चले आगे। ओके, तो अब जब हम कोई भी स्केल अगर हम यूज़ करते हैं या ड्रॉ करते हैं सपोज एज पर द स्केल कैटेगरी, तो हम किसी भी स्केल को, अब हम चैप्टर बेसिकली स्केल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्केल, तो हमारे पास जब भी स्केल को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट तो ये था कि यूजेस ऑफ स्केल हमने पढ़ लिया अभी, रीड कर लिया अभी कि हम किसी भी स्केल को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं: फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल एज वेल एज एनलार्जिंग स्केल। क्लियर? तो अब अगर हम स्केल को कैटेगरी देखते हैं स्केल की, एज पर अवर सिलेबस, एज पर द ड्राइंग, अगर हम स्केल की कैटेगरी देखते हैं तो वी डिवाइड द स्केल अंडर 6 कैटेगरीज। हमारे पास 6 टाइप्स हैं बेसिकली, टाइप्स ऑफ स्केल। वो क्या था, पहले क्या पढ़ा था? यूजेस ऑफ स्केल। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग एंड
रिडक्शन क्या था, दैट इज यूसेस ऑफ द स्केल, कि हम किसी भी स्केल को कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, 3। और टाइप्स देखें तो वो डबल है। तो टाइप्स ऑफ स्केल कितनी है हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्केल है हमारे पास 6 कैटेगरी है स्केल की। तो फर्स्ट वन कैटेगरी है हमारे पास प्लेन स्केल, प्लेन PLAIN, प्लेन स्केल। सेकंड कैटेगरी है डायगोनल स्केल। फर्स्ट कैटेगरी प्लेन स्केल, सेकंड इज डायगोनल स्केल, थर्ड वन इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वही होता है जो आपका वर्नियर कैलिपर पे होता है, जिसमें 10 डिवीजन आपकी 9 डिवीजन लाइक दैट डिवीजन की होती है एज पर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, 0.02, 0.01, 0.05 लाइक दैट। सो दैट इज द वर्नियर स्केल। फोर्थ इज कंपैरेटिव स्केल। फिफ्थ इज scale of chords, scale of chords, and sixth one is isometric scale। तो अगर हम स्केल की कैटेगरी देखते हैं तो हमारे पास 6 कैटेगरी हैं, टाइप्स हैं स्केल की, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, क्लियर, और वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स एंड आइसोमेट्रिक स्केल। बट एज पर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ एंड पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU, एज पर द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, एज पर अदर हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ एंड हिमाचल यूनिवर्सिटीज़ एंड UP यूनिवर्सिटीज़ इन द नॉर्थ जोन, नॉर्मली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, वी as per our syllabus we draw the 3 categories of scale basically, that is the plane scale, diagonal scale and isometric scale। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन स्केल को ड्रॉ करेंगे कि प्लेन स्केल क्या है और कैसे ड्रॉ होगा। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम प्लेन स्केल। ठीक है जी, किसी भी स्केल को, एक चीज़ याद रखना, किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। ड्रॉ करने के लिए यू कैन से आल्सो डिज़ाइन। बेसिकली डिज़ाइन क्या है, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ कर दिया, उसकी डायमेंशन लेके लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ लेके उसको ड्रॉ कर दिया, दैट इज सिंपली ड्राइंग। अब अगर आपने उसको, सपोज अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से और समझाता हूँ डिटेल में, सपोज आप एक पिलर डिज़ाइन कर रहे हो, पिलर ड्रॉ कर रहे हो, आपने पिलर की एक लेंथ ले ली कि ये लेंथ है ना, दिस इज द सपोज लेंथ ऑफ इन पिलर, दैट इज द डाया ऑफ द पिलर। ठीक है, एंड डाया ऑफ द पिलर एंड लेंथ ऑफ द पिलर सपोज मैंने ले ली। तो अगर मैं सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो अगर मैं सिंपल इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आई ड्रॉ ओनली ड्राइंग। लेकिन अब मैं अगर ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ आगे कि इस पिलर के ऊपर मैं कितना लोड डालूँ, कितने किलो न्यूटन लोड डालूँ कि ये आपका पिलर रैप्चर ना हो, ब्रेक ना हो, इसमें सीमेंट कंक्रीट रेशो क्या रखूँ, इसमें स्टील का रेशो क्या रखूँ, तो ये जो सारी कैलकुलेशन रहेगी दैट इज रिलेटेड विद द ड्राइंग, सॉरी दैट इज रिलेटेड विद द डिज़ाइन। ठीक है, सो समटाइम द डिज़ाइन इज फर्स्ट, समटाइम द ड्राइंग इज फर्स्ट, एज पर माई थिंकिंग, नॉट एज पर बुक, एज पर माई थिंकिंग। समटाइम इज द डिज़ाइन इज फर्स्ट, समटाइम द ड्राइंग इज फर्स्ट। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको कि अगर मैंने सपोज ये देखना है कि मैंने अपनी जो कार बनानी है उसकी पिकअप इतने माइल्स होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इंजन डिज़ाइन करूँगा। तो उसमें मेरे पास स्पेसिफिकेशन पहले थी कि इतनी एवरेज होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इंजन डिज़ाइन किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि कार की आउटलुक कैसी होनी चाहिए, कार की आउटलुक शेप कैसी होनी चाहिए, जैसे आपने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कई बार कि वो क्ले का मॉडल बनाते हैं, जब कार का प्रोफाइल, आउटर प्रोफाइल बनाते हैं, कर्वेचर शेप बनाते हैं, एरोडायनेमिकली शेप बनाते हैं, तो फर्स्ट मेक द शेप विद द क्ले, क्लियर। तो इस केस में ड्राइंग मस्ट हो जाती है थोड़ा, कि आपको कार की लुक देनी है तो उसमें आपकी ड्राइंग मस्ट हो जाएगी कि वो ड्राइंग दिखेगी कैसे, गाड़ी दिखनी कैसे चाहिए बाहर से। ठीक है, सो एज पर माई थिंकिंग समटाइम द ड्राइंग इज़ फर्स्ट and sometime the design is first as per the requirement of your object। क्लियर जी। तो अगर मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ को लेके ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, तो वो क्या है, मेरे पास सिर्फ ड्राइंग है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर लोड कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इतने लोड पे ये पिलर रैप्चर होगा नहीं होगा, ठीक है, तो इतनी इसके ऊपर स्ट्रेसेस आएंगी, स्ट्रेन आएगी, तो ये सारी कैलकुलेशन लेके अगर मैं चल रहा हूँ तो दैट इज़ द डिज़ाइन। ठीक है जी। तो बट बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डिज़ाइन होगा तो ड्राइंग भी होगी, ड्राइंग होगी तो डिज़ाइन डेफिनेटली होगा। ओके, तो प्लेन्स के किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली, और वी कैन से आल्सो डिज़ाइन करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए हमें 3 चीज़ें बेसिकली चाहिए।
ठीक है. फर्स्ट वन इज RF. Second one is units conversion. First is RF and second one is unit conversion. तो यूनिट कन्वर्जन रहेगी और RF रहेगा. एंड थर्ड वन इज LOS मीन्स लेंथ ऑफ स्केल. तो अगर मैंने ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो डेफिनेटली आई कैन डिज़ाइन ए स्केल, आई कैन डिज़ाइन ए प्लेन स्केल. अगर मैंने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, डायगोनल में भी नॉर्मली यही तीनों चीज़ें कैलकुलेट होती हैं पहले. तो मैंने अगर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो आई कैन ईजिली ड्रॉ ए स्केल. किसी भी तरह का स्केल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ. ठीक है जी. अब मैं एक प्लेन स्केल के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं कि आई वॉन्ट टू गिव ए एग्जाम्पल हेयर फॉर द प्लेन स्केल. तो अगर हम प्लेन स्केल की बात करते हैं तो मैं प्लेन स्केल के लिए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ अब आपके पास एक. सपोज इन द एग्जाम्पल इन द प्रॉब्लम ही से कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल. अब उस फर्स्ट स्टेप क्या बोला उसने, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल. इट मीन्स उसने कैटेगरी फिक्स कर दी कि आपने इन 6 कैटेगरी में से 6 टाइप में से कौन सा स्केल डिज़ाइन करना है. सो ही से कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल और इन दैट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. तो उसमें उसने ये अब फिक्स कर दिया, लेंथ रिप्रेजेंटेटिव की बात फिक्स कर दी, RF की बात फिक्स कर दी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होना चाहिए. मीन्स कि उस स्केल के ऊपर आपके पास जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे. ही फिक्स दैट लेंथ ऑन द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ 1 मीटर को जो है वो कवर करे. ये सेकंड चीज़ उसने फिक्स कर दी. एंड थर्ड थिंग इज शो द यूनिट्स ऑन इट. मीटर्स एंड डेसीमीटर. ओके. तो उसने ये फिक्स कर दिया कि उसके ऊपर आप मीटर्स और डेसीमीटर के यूनिट शो अप करोगे. जैसे नॉर्मली एक स्केल के ऊपर हमारे पास प्लेन स्केल के ऊपर यूनिट्स कौन से होते हैं, हमारे पास यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर के यूनिट होते हैं, सिर्फ 2 तरह के यूनिट होते हैं. तो अब इस स्केल में उसने फिक्स किया कि आप मीटर और डेसीमीटर के यूनिट रिप्रेजेंट करोगे. जैसे नॉर्मल स्केल के ऊपर हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर के यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर जी. शो द यूनिट्स ऑन इट, मीटर्स एंड डेसीमीटर वो बोल रहा है. एंड फोर्थ थिंग ही से शो द डिस्टेंस ऑन इट. डिस्टेंस ऑन इट 12.4 मीटर्स. तो उस स्केल के ऊपर 12.4 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करोगे या शो करोगे. आप थर्ड थिंग को शो की जगह कह सकते हो रिप्रेजेंट द यूनिट्स. मीन्स उसके ऊपर रिप्रेजेंट कितने करने हैं यूनिट्स, मीटर और डेसीमीटर. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से यही एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है. ठीक है. हाँ, बुक नहीं देख रहा मैं, बिना बुक के बता रहा हूँ प्रॉब्लम. तो शो ही से ड्रॉ इस प्लेन स्केल. सबसे पहला कैटेगरी फिक्स कर रहा है कि प्लेन स्केल ड्रॉ करो. सेकंड चीज़ फिक्स कर रहा है वो यूनिट्स, कि उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का यूनिट 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे. थर्ड थिंग वो फिक्स कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव द यूनिट्स मीटर्स एंड डेसीमीटर्स. तो उस स्केल के ऊपर मीटर और डेसीमीटर के यूनिट शो होने चाहिए, जैसे एक स्केल के ऊपर आपके सेंटीमीटर और मिलीमीटर के यूनिट होते हैं. और फोर्थ थिंग वो कह रहा है शो द डिस्टेंस ऑन इट 12.4 मीटर्स. और उस स्केल को बनाने के बाद अब 12.4 मीटर का डिस्टेंस उसके ऊपर शो करो. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्केल को डिज़ाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, RF. तो फर्स्ट थिंग वी कैलकुलेट द RF. तो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या आई, RF क्या आया हमारे पास, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट. तो ये स्टेटमेंट से ही निकल के आएगी. कैसे निकल के आएगी स्टेटमेंट से? वो कह रहा है इन द स्टेटमेंट ड्रॉ ए प्लेन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. So in the statement he say draw a plane scale 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. आप एक प्लेन स्केल ड्रॉ करो जिसमें 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे. In that case he say draw a plane scale 1 centimeter equal to 1 meter. So in that case what is the RF? RF क्या है? Length of a line on the drawing sheet. Length of a line on drawing sheet. ठीक है. और क्या होता है RF? Length of a line on drawing sheet divided by actual
डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर जी? सो इसके अकॉर्डिंग आर एफ क्या हो गया, आर एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इसके ऊपर जोर दो, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर। आप एक ऐसा स्केल डिज़ाइन करोगे जिसमें 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, मीन्स आपकी ड्राइंग के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर लंबी लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे। वो ये कह रहा है आपकी ड्राइंग के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी? सो इस केस में आर एफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 1 मीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 1 मीटर। सो दिस इज द आर एफ इन दैट स्केल। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है यूनिट कन्वर्जन में, क्योंकि एक भी ज़ीरो यूनिट कन्वर्जन में इधर उधर होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम एज़ पर आवर ड्राइंग, एज़ पर आवर सिलेबस, हम सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे इंजीनियरिंग स्केल सेंटीमीटर में ही होते हैं और ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। तो एज़ पर दैट हम, ऐसा नहीं है कि हम इंचेस फीट्स में नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज़ पर आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी हम इसको सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करेंगे अपने इस स्केल को। क्लियर? तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करने के लिए हमें सभी यूनिट्स को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होंगे एक मीटर में, चलो ऑनलाइन है आप बता तो नहीं पाओगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आ गया 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर, तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है कन्वर्ट करने में। ठीक है, क्योंकि एक भी ज़ीरो इधर उधर होगी तो जहाँ तो स्केल की लेंथ 1 सेंटीमीटर रह जाएगी 10 सेंटीमीटर की जगह, और जहाँ 100 हो जाएगी तो वो पूरा स्केल गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो मेरे टीचर ने एक 4th 5th स्टैंडर्ड में एक बताया था, एक सेंटेंस बताया था, मैं भी आपको वही बताता हूँ, और जिसके अकॉर्डिंग आप यूनिट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वो स्टैंड था, किंग हेनरी डाई मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है जी, कोरोना चल रहा है, डाई का वर्ड बड़ा तंग कर रहा है यार। चलो, किंग हेनरी डाई मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, तो ये सेंटेंस है जो आपके यूनिट्स को इजीली कन्वर्ट कर देगा। हियर किंग स्टैंड फॉर किलोमीटर, हेनरी स्टैंड फॉर हेक्टोमीटर, किलोमीटर को स्मॉल km, हेक्टोमीटर को HEC। किंग स्टैंड फॉर किलोमीटर, हेनरी स्टैंड फॉर हेक्टोमीटर, डाई स्टैंड फॉर डेकामीटर। ठीक है, मदर स्टैंड फॉर मीटर, डिड नॉट स्टैंड फॉर डेसीमीटर। ठीक है, क्राई स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, एंड मच स्टैंड फॉर मिलीमीटर। ठीक है, सो इट मीन्स किंग हेनरी डाई मदर डिड नॉट क्राई मच। So king, I again repeat, king stand for kilometer, Henry stand for hectometer, Dai stand for decameter, mother stand for meter, did not stand for decimeter, and Christ stand for centimeter, and much stand for millimeter. अगर आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद कर लोगे, जैसे वो था हमारे पास फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले वाला, तो सेम अगर इसके अकॉर्डिंग याद कर लोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसकी खासियत क्या है, इसमें इसकी विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस सेंटेंस की, कि जैसे जैसे भी हमारे यूनिट आगे चलेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे। ठीक है, तो मीन्स परमात्मा करे कोरोना में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फॉल करें, जल्दी जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए, केसेस कम होते जाएं। तो किंग स्टैंड फॉर हेक्टोमीटर, इट मीन्स 1 किलोमीटर स्टैंड फॉर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर स्टैंड फॉर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर स्टैंड फॉर 10 मीटर, 1 मीटर स्टैंड फॉर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्टैंड फॉर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्टैंड फॉर 10 मिलीमीटर। तो सब 10-10 की वेरिएशन में है। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे रजेश में, तो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट 10-10 की वेरिएशन पे डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखोगे तो आप इजीली
किसी भी लेंथ को इजीली कन्वर्ट कर लोगे, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर लोगे जो रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर एक भी ज़ीरो इधर उधर नहीं होगी। ठीक है जी। तो जैसे मैंने बोला था कि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने थे, तो RF फिर क्या आया, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर था, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर फर्स्ट 10 डेसीमीटर, तो एक 10 ये आ गया। अगेन 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एक 10 और आ गया। तो ड्यू टू दैट 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 10 आ गए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इसीलिए होता है। ठीक है जी। तो आप सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो RF इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो RF क्या आ गया, 1/100। हैविंग एनी यूनिट, नो, फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर। सो इस केस में RF हमारे पास क्या आ गया, RF हमारे पास आ गया 1/100। इज इट क्लियर जी। प्लीज़ अगर आपको मेरे ख्याल से उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि आज मेरे से मोबाइल का कैमरा सेट नहीं हुआ प्रॉपर अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि आपको स्ट्रेट दिखे। तो अगर आपसे रीडेबल नहीं है तो आप मेरे को बोल सकते हो बाद में कमेंट करके, कुछ भी पूछना है तो। थैंक यू। तो RF इक्वल टू क्या आ गया, 1/100। RF इस केस में हमारे पास 1/100 आ गया। ठीक है। सेकेंड थिंग हमें चाहिए, सेकंड थिंग थी यूनिट, फर्स्ट RF कैलकुलेट कर लिया, यूनिट भी कन्वर्ट कर लिया। थर्ड थिंग थी हमारे पास LOS। ठीक है, मीन्स लेंथ ऑफ स्केल, LOS मीन्स लेंथ ऑफ स्केल था हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो LOS का भी फार्मूला है, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास, जैसे RF का है सेम ऐसे ही। तो RF लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या है, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर और मेज़र अप टू। जहाँ तो मैक्सिमम लेंथ कितनी मेज़र करनी है, जब कितनी मैक्सिमम कितनी मेज़र करने जा रहे हो, तो दैट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंड द RF। तो ये RF फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, सॉरी, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला है, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर और मेजर अप टू। ठीक है, तो इस केस में LOS क्या आ गया, इस प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई, RF कितनी आ गई थी, 1/100। RF कैलकुलेट की ना अभी हमने, 1/100। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल वो कह रहा है, हाँ इसमें स्टेटमेंट में था, तो मेजर अप टू, फिफ्थ थिंग है मेजर अप टू, मेजर अप टू वो बोल रहा है 14 मीटर्स। तो इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है मेजर अप टू, मैक्सिमम लेंथ मेजर अप टू, चार चीज़ें पहले थी, प्लेन स्केल 1 मीटर, सेंटीमीटर 1 मीटर, एंड मीटर और डेसीमीटर शो होने चाहिए, और शो द यूनिट्स ऑन इट, लेंथ ऑन इट 12.4 मीटर्स, एंड मेजर अप टू 14 मीटर्स। तो मैक्सिमम स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आप 14 मीटर की लेंथ मेजर करनी चाहते हो उस स्केल के साथ जो आप स्केल ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर, समझ आ गई ना बात, कि मतलब एक ही बार उस स्केल को लगाएं तो आप 14 मीटर की लेंथ उस स्केल के साथ मेज़र कर सको, वो ये बात कह रहा है। ठीक है, बार बार लगा के तो आप अमृतसर से दिल्ली तक चले जाओ चाहे, लेकिन एक ही बार अगर स्केल को लगाएं तो हम 14 मीटर की लेंथ शो कर सकें, मेज़र कर सकें या ड्रॉ कर सकें, ऐसा स्केल उसको चाहिए। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर अप टू। तो RF आपने कैलकुलेट कर लिया था 1/100, और स्टेटमेंट में दिया मेजर अप टू 14 मीटर्स, सो 14 मीटर्स, एंड मीटर्स अगेन कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, एंड वी नो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सो 14 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। इट्स ईजी कैलकुलेशन, नॉट इट्स सो टफ, इट्स वेरी इजी, बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। क्लियर, और यूनिट कन्वर्ट करने आने चाहिए। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिज़ाइन, इट मीन्स इन द ड्राइंग द कैलकुलेशन पार्ट इज ऑलवेज एज ए डिज़ाइन पार्ट। तो आपने कैलकुलेशन कर ली, डिज़ाइन कर लिया कि उस स्केल को डिज़ाइन कैसे करना है हमने। अब हम ड्राइंग का पार्ट कर रहे हैं कि डिज़ाइन के बाद हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी भी ये कैलकुलेशन आई दैट फॉर द लेंथ विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्केल लाइक दैट, तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लेंथ रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इस स्केल को डिज़ाइन आपने कर लिया, अब ड्रॉ देखना हमने कैसे करना है। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जी। तो हमारे पास लेंथ आ गई थी 14 सेंटीमीटर, जितनी लेंथ LOS आई सबसे पहले हम उतनी लंबी ही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट केस, जितनी लंबी हमारे पास किसी भी स्केल की लेंथ आई, हम उस स्केल की उतनी लंबी ही लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। तो एज पर लेंथ ऑफ स्केल 14 सेंटीमीटर लंबी लेंथ आई, 14 सेंटीमीटर लंबी लेंथ आई, तो हम 14 सेंटीमीटर लंबी ही लाइन फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ ए लाइन
14 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? तो हमने 14 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले। मीन्स जितनी लंबी लेंथ आई उतनी लंबी हमने लाइन ड्रॉ कर दी फर्स्ट। क्लियर? सेकंड, नॉर्मली हर स्केल की एक ब्रेड्थ होती है, दिस वन यू कैन से ब्रेड्थ, और ऐसे है तो यू कैन से हाइट। ठीक है, हर स्केल की एक ब्रेड्थ होगी। तो ये ब्रेड्थ नॉर्मली अगर हम, हमारे पास एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है, जब हम स्केल देखते हैं तो अगर हम नॉर्मली स्केल की लेंथ 0 to 10 सेंटीमीटर तक रखनी चाहते हैं तो ये ब्रेड्थ रहेगी 1 सेंटीमीटर। 0 to 20 तक रखनी चाहते हैं तो नॉर्मली 2 सेंटीमीटर, और 0 to 30 तक रखनी चाहते हैं तो 3 सेंटीमीटर, और 0 to 30 के अबव स्केल मिलते हैं फिर 60, 80 लाइक दैट, तो उसमें 4 सेंटीमीटर और अबव हो सकती है। तो नॉर्मली हम ये क्या क्यों करते हैं, इसकी ब्रेड्थ लेंथ के साथ साथ इसकी ब्रेड्थ क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ये स्केल बहुत लंबा हो गया, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, उसकी इस वेट हमने कम रखी तो वो एक कैंटिलीवर की तरह वर्क करेगा और अल्टीमेटली इट शुड ब्रेक। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है स्केल की, नॉर्मली हमें इसकी विड्थ बढ़ाते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो, स्ट्रेंथेबल रहे प्रॉपर वो। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को कवर कर जाते हैं आगे। ब्रेड्थ को कवर करते हैं और लेंथ को बनाते हैं। तो अब इस स्केल की लेंथ किस कैटेगरी में आ गई, 0 to 20 सेंटीमीटर। इस मीन्स इसकी जो ब्रेड्थ रहेगी दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो हमने 2 सेंटीमीटर इधर से हाइट उठा दी इसकी फ्रॉम दिस साइड एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। तो ये हमने सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए उस स्केल को एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया लाइक योर नॉर्मल स्केल। जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो हमने एक रेक्टेंगल की तरह उसको बना दिया कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग पहले। इज़ इट क्लियर? ये ड्राइंग का पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, बच्चे नॉर्मली डिज़ाइन कर जाते हैं, कैलकुलेशन कर जाते हैं, इसीलिए ड्राइंग में गलती करते हैं। अब हमने ये देखना है स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनना ये बात, लेंथ ऑफ स्केल जितनी आ गई 14 सेंटीमीटर उतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने देखना है कि स्केल की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट इन सेंस की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि हमने कितनी लेंथ उसके साथ मेज़र करनी है। मेरी बात समझ रहे हो कि हमने कितनी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लेंथ स्केल बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कोई लेंथ मेज़र करनी है। अब वो लेंथ कितनी लंबी मेज़र करनी है, दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में अब वो बोल रहा है मेज़र अप टू 14 मीटर्स। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो स्केल बना रहे हो उस स्केल के साथ 14 मीटर की लेंथ जहाँ तो आप ड्रॉ कर सको, जहाँ आप मेज़र कर सको, अप टू मैक्सिमम अप टू 14 मीटर तक जहाँ तो ड्रॉ कर सको, जहाँ मेज़र कर सको। क्लियर? अब यहाँ फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि सर आप लेंथ तो हम सिर्फ 14 सेंटीमीटर बना रहे हैं और 14 मीटर कैसे शो करेंगे, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में किया था यूजेस ऑफ स्केल। तो ये किस टाइप का यूज़ हो रहा है स्केल का, रिडक्शन। कैसे? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में बच्चे आपको बोल दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, कि आप एक ऐसा स्केल बनाओ जिसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे। आपने ये कैलकुलेशन सारी, ये पूरा डिज़ाइन भी आपने ऐसे ही किया है, उसी के अकॉर्डिंग किया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, RF तभी तो आया था। लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ इज़ 1 मीटर। तो आपकी 1 सेंटीमीटर जो है एक वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपकी टोटल लेंथ ऑफ स्केल जो आई 14 सेंटीमीटर जो है वो 14 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। बात खत्म। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम रिडक्शन टाइप का स्केल बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो 14 सेंटीमीटर लेंथ है वो 14 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी, बिकॉज इन द स्टेटमेंट ही मेंशन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। आपके पास जो 1 सेंटीमीटर यूनिट है इट रिप्रेजेंट नाउ 1 मीटर। इज इट क्लियर? सो नाउ वी ड्रॉ दैट स्केल लाइक दैट। ठीक है, लाइक दिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लेके 14 सेंटीमीटर पहले लेंथ ड्रॉ कर दी। अब अगला पार्ट आता है इसमें डिवीज़न का। जैसे नॉर्मल स्केल में आप देखते हो कि सारी डिवीजन्स हुई हैं, कुछ डिवीजन्स बड़ी है, फिर बड़ी डिवीज़न के अंदर फिर स्मॉल 10 डिवीज़न है। तो अब हम इस स्केल को किस डिवीज़न के अकॉर्डिंग करें, ये आपने फिर स्टेटमेंट में देखना है कि वो क्या डिवीज़न की रिक्वायरमेंट कह रहा है। वो कह रहा है आपको 3rd नंबर पे रिप्रेजेंट ऑन इट मीटर्स एंड डेसीमीटर। मीन्स आप जो स्केल बनाने जा रहे हो उसके ऊपर मीटर और डेसीमीटर के यूनिट रिप्रेजेंट हों, शो हो कि आपका स्केल मीटर और डेसीमीटर में बना हुआ है।
Is it clear? So represent the units on it, meters and decimeter. So due to that, the total length divided into equal 14 parts first. ठीक है, अगर मैंने पूरी लेंथ को 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज पूरी लेंथ को मैंने 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक एक पार्ट एक एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर था, इसलिए 14 पार्ट 14 जो पार्ट्स हैं वो 14 मीटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? तो 14 मीटर की लेंथ शो हो जाएगी। ओके, अब हमने देखना है कि इस स्केल को डिवाइड कैसे करना है, किसी भी लेंथ को इक्वल पार्ट्स में। अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ जिस मेथड के साथ आप किसी भी लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर की लेंथ थी, तो हम इनको 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, 14 सेंटीमीटर की लेंथ है तो आप एक एक सेंटीमीटर के पार्ट कर दो, 14 पार्ट कर दो, तो इजीली 14 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगी। ओके, इट्स सो इजी, नो डाउट। बट अगर ये लेंथ LOS लेंथ ऑफ स्केल आपका 14 सेंटीमीटर की जगह कैलकुलेशन में 16 सेंटीमीटर आ जाता, तो फिर आप क्या करते? फिर तो आप एक एक सेंटीमीटर के पार्ट करते, तो फिर तो 2 सेंटीमीटर बच जाता। और जहाँ आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके करते, तो आपके वो आ जाता सपोज 16/14, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाता, 1.24 आ जाता सपोज एग्जांपल। तो आप 1 सेंटीमीटर ले लेते, 2 मिलीमीटर ले लेते, लेकिन 4 कैसे लेते? बिकॉज आपका स्केल तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक ही शो करता है रीडिंग। ठीक है ना, आपके पास कोई वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर तो है नहीं कि आप जो 1 मिलीमीटर से भी कम रीडिंग काउंट कर जाओगे। तो फिर ये मेथड है कि आपकी लेंथ कितनी भी हो, आप इस मेथड से उस लेंथ को इक्वल पार्ट में डिवीज़न दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब वो मेथड क्या है? इट्स सो इजी, नॉट टफ मेथड, सो इजी। जिस भी लाइन को आपने ध्यान से सुनना, जिस भी लाइन को आपने पार्ट्स में डिवीज़न देनी है, उस लाइन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आप एक एक्यूट एंगल ले लोगे। यू मेक ए एक्यूट एंगल, आप एक एक्यूट एंगल ले लोगे। अब इस चीज़ में याद रखना, ड्राइंग में आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है रजे, वही डार्क होना चाहिए। आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वही आपको नज़र आना चाहिए। आपके ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो सारी लाइंस इट शुड बी लाइट। ठीक है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आँख ही नज़र आती थी ना, जब द्रोणाचार्य ने पूछा, किसी ने कहा मेरे को पेड़ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर चिड़िया आ रही, किसी ने कहा मेरे को पीछे गांव नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो अर्जुन को पूछा उसने, तो अर्जुन बोला मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आ रही, मेरा टारगेट नज़र आ रहा है। सो हेयर व्हाट इज़ द टारगेट, व्हाट इज़ द टारगेट हेयर? दैट इज़ स्केल। तो आपका स्केल ही डार्क होना चाहिए। तो याद रखना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ लाइन भी आती हैं, तो लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है, मोटा मोटा अगर आपको बताऊं, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही हमेशा डार्क रहेगा। आपके ऑब्जेक्ट के अलावा जितनी भी लाइंस हैं, नॉर्मली वो लाइंस, कुछ लाइन को छोड़ के ज़्यादातर लाइन वो सारी लाइट रहेंगी। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? स्केल। तो आपका स्केल ही डार्क रहेगा, दैट्स ऑल। क्लियर? उसके अलावा अभी आपको बाकी जितनी भी एक्सेसरी लाइंस होंगी, दीज लाइन शुड बी लाइट। तो मैंने ये जो एक्यूट एंगल लिया है, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल लाइट ड्रॉ किया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने एक्यूट एंगल ले लिया, ये जो एक्यूट एंगल लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ड्रॉ किया, इस एक्यूट एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे देनी है। हमने क्या करना है? वी डिवाइड दिस एक्यूट एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। हम इस एक्यूट एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे देंगे। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट इट शुड बी एनी वन। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का डिस्टेंस कोई भी रह सकता है, बट इट शुड बी सेम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो मेरे पास ये 14 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे दी एज पर अवर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कितनी कह रहा? मेजर अप टू 14 मीटर्स। तो मैंने इसको इक्वल 14 पार्ट्स में डिवीजन दे दी। यू कैन ओपन द कंपास एनी वन डिस्टेंस, बट द डिस्टेंस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट इट शुड बी कॉन्स्टेंट सेम। तो मैंने इसको इक्वल 14 पार्ट्स में डिवीजन दे दी। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So I divide this length into equal 14 parts. क्लियर? अब मैंने क्या किया कि लास्ट वाला जो पार्ट है, सी इट अगेन, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको लाइन के, जिस लाइन की मैंने डिवीज़न करनी है, 14 सेंटीमीटर लेंथ थी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न करनी थी 14 में। तो जो लाइन की लास्ट, एक तरफ से तो एक्यूट एंगल ले लिया, और दूसरी तरफ जो लास्ट पॉइंट बचता है उस लाइन का, उस पॉइंट के साथ लास्ट पार्ट को मीट कर दिया 14 वाले पार्ट्स को, लाइक दैट।
Clear? Here you can use the mini drafter and you can also use the sliding rule because the all line should be parallel to each other. तो मैं फिर अगले पार्ट पे ले गया उसको. तो ऐसे जितने भी मैंने 14 पार्ट्स कट किए हैं उन्हीं सभी पार्ट्स पे मैं लेता गया इसको, स्केल को, स्लाइडिंग रूल को, और मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर दी लाइक दैट. क्लियर? So with the help of this method, our line divided into equal required parts. So this is the method, and with that method you can divide a line into any parts, and all parts in that case should be equal. कितने भी पार्ट्स में आप ड्रॉ कर सकते हो, और इस केस में सभी जो पार्ट रहेंगे वो आपके इक्वल पार्ट्स रहेंगे. क्लियर जी? तो मेरी रिक्वायरमेंट थी 14 पार्ट्स की, तो मैंने 14 इक्वल पार्ट्स में इसकी डिवीजन दे दी. सो हेयर यहाँ पे जब हम इसकी मार्किंग करेंगे, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो नॉर्मल स्केल में मार्किंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है. यू कैन सी है 0 से 0 फिर 1. क्लियर? स्टार्टिंग में 0 पॉइंट. लेकिन यहाँ पे पहले पूरे पार्ट को हम एज ए 0 मान के चलेंगे. 0 क्यों मानेंगे ये अभी बताऊंगा. पहले पूरे पार्ट को 0 मीन्स हमने यहाँ स्टार्टिंग से नहीं किया, पूरा एक पार्ट लिया फिर 0 मेंशन किया. ठीक है? तो नॉर्मली ये पार्ट हम रख देते हैं फर्स्ट, जो 0 पार्ट हमने मान के चले, दिस पार्ट फॉर द स्मॉल यूनिट्स. तो ये 0 हो गया. हियर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो our line divided into equal 13 parts. तो 13 प्लस ये 0 वाला, ये भी तो एक पार्ट है, तो 13 प्लस दिस वन 14. सो विद दैट मेथड our full length divided into equal 14 parts. Is it clear? अब हमने हर पार्ट को 90 डिग्री हम नॉर्मली ऊपर ले जाएंगे स्केल में, क्योंकि हमने उसकी डिवीज़न शो करनी है 14. तो सपोज 12, 11, 10 and that should be 90 degree to the base. I will try कि एग्जैक्ट वहीं ड्रॉ हो, लेकिन अभी ड्राफ्टर नहीं है मेरे पास, तो प्रॉपर आई विल ट्राई विद द स्लाइडिंग रूल. Okay, so with that method your whole scale divided into equal 14 what parts. The length of the scale divided into equal 14 parts. Clear? तो पहला पार्ट हमारे पास 0, फिर 1, 2, 3, 4 लाइक सो ऑन 13. तो ये 13 क्या से, यू कैन राइट हियर अंडर द गाइडलाइंस, ये यूनिट राइट कर सकते हो. दीज आर व्हाट, दीज आर द मीटर्स. ठीक है, इधर मीटर शो हो गए. अब उसने बोला है कि शो द यूनिट्स. स्टेटमेंट में फिर देखो वो क्या कह रहा है. स्टेटमेंट में वो कह रहा है शो द यूनिट्स मीटर्स एंड डेसीमीटर्स. ठीक है, आप जो स्केल डिज़ाइन कर रहे हो उसके ऊपर मीटर और डेसीमीटर के यूनिट रिप्रेजेंट होने चाहिए, शो होने चाहिए. तो आपने मीटर तो शो कर दिए, अब हमें चाहिए डेसीमीटर के रिप्रेजेंट करने हैं. तो डेसीमीटर के रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम दोबारा क्या करेंगे फिर. तो सेम जैसे हमारे पास ये किंग हेनरी वाला फार्मूला था, तो हमने देखा था कि 1 डेसीमीटर मीटर था ना, मीटर का यूनिट था. तो हमने देखा था 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर. यहाँ देखा था ना, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर. तो इट मीन्स ये जो हमारे पास अब पार्ट आ रहा है, ये जो स्मॉल पार्ट आ रहा है, एक एक स्मॉल जितने भी 14 पार्ट्स आ रहे हैं, सारे पार्ट्स किसके बराबर हैं, मीटर के. क्लियर? तो अगर हम इस मीटर वाले एक पार्ट को स्मॉल 10 डिवीजन में डिवाइड कर दें तो वो रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएंगी डेसीमीटर को, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर. क्लियर? सेम जैसे आपके नॉर्मल स्केल में हमारे पास 1 सेंटीमीटर का यूनिट होता है, यू कैन सी, और ये स्मॉल 10 डिवीजन में डिवाइड है. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो ये स्मॉल 10 क्या है फिर, मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर का आपका स्मॉल 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड हो गया. सेम ऐसे 1 मीटर का जो पार्ट है, अगर इसके स्मॉल 10 पार्ट्स कर दे तो वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली. क्लियर? और यही उसने स्टेटमेंट में बोला है, शो द यूनिट्स ऑन इट मीटर्स एंड डेसीमीटर. तो उसके अगेन स्मॉल 10 पार्ट्स करने के लिए हमें फिर एक एक्यूट एंगल और ड्रॉ करना पड़ेगा इधर से, फ्रॉम दिस साइड. अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है बहुत. तो यहाँ पे हमने एक और एक्यूट एंगल ड्रॉ किया.
अब यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना हो एक्यूट एंगल, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, कितना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पहले 30 डिग्री के आसपास ले लो, फिर 45 के, अदरवाइज पहले 45 ले लिया बाद में 30 तो वो इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा दोनों की लाइंस को, ठीक है, तो ड्राइंग क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हमने ये जो एक और एक्यूट एंगल लिया इसी लाइन के एंड वाले कॉर्नर से, उसको हम स्मॉल 10 डिवीज़न में डिवाइड करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. You can take that distance anyone. I again repeat, you can take that distance anyone, but this distance should be constant from start to end. जितना आपने 0 से 1 का डिस्टेंस लिया है एंड तक उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस चलेगा, उसको कम नहीं करना फिर, ठीक है, क्लियर। द डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट स्टार्ट टू एंड, जितना एक बार आपने ले लिया। तो कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो आप, 5 मिलीमीटर ले सकते हो, 10 मिलीमीटर ले सकते हो, 20 ले सकते हो, बट इट शुड बी कांस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब हमने 10 पार्ट्स कर दिए इसके, क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर है। तो लास्ट पार्ट को हमने पहले अगेन सी इट, ये 0 है हमारे पास, दिस वन इज 0, तो लास्ट पार्ट को हम जो 10 वाला पार्ट है उसको 0 से मीट करेंगे, लाइक दैट, ऐसे मीट कर दिया। और अगेन वी रोटेट अवर स्लाइडिंग रूल और हम 1 पे ले गए, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, छोटा छोटा दिखेगा आपको, आई विल ट्राई कि आपको नजर आए प्रॉपर। 4 देन 5 6 7 8 और 9 और लास्ट 10, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये 0 वाला पार्ट ना, लास्ट वाला पार्ट था 10, ये 0 से मीट हुआ, ऐसे ही 1 वाला पार्ट इधर 1 से, 2 वाला पार्ट इधर 2 से, 3 वाला 3, सो ऑन, और ऐसे ही हमारे पास 9 वाला पार्ट और लास्ट कॉर्नर 10। तो इट मीन्स यहाँ पे अब स्पेस बहुत छोटी छोटी होगी, आपको ध्यान से मार्क करना पड़ेगा। सपोज 1 2 3 4 और जो 5 है उसको थोड़ा बड़ा कर दो, डबल 5, देन 6 7 8 9 और लास्ट 10, ठीक है। सो विद दैट मेथड यूर length, your one unit length means 1 meter length divided into 10 parts. Due to that part show as a decimeter, because 1 meter equal to 10 decimeter. So you can write here again these units, these are what? Decimeters. ठीक है जी। तो आपने यही स्टेटमेंट में था कि आपने एक ऐसा स्केल डिज़ाइन करना है जिसमें आपके यूनिट्स शो हों मीटर्स और डेसीमीटर। तो आपने इस स्केल पे शो कर दिया मीटर्स और डेसीमीटर, यूनिट्स को शो अप कर दिया आपने, क्लियर? ओके, एक सेकंड, ये कैमरा चेंज हो गया शायद, यस। तो आपने मीटर और डेसीमीटर में चेंज कर दिया इसको, ठीक है जी। तो अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपने प्लेन स्केल डिज़ाइन करके ड्रॉ कर दिया, आपने प्लेन स्केल का क्वेश्चन पूरा कर दिया, प्रॉब्लम कंप्लीट कर दी। लेकिन अभी थोड़ा सा एक लास्ट पार्ट इसमें बचा है, वो कह रहा है शो द यूनिट्स, शो द डिस्टेंस, ही से शो द डिस्टेंस ऑन इट 12.4 मीटर्स। स्टेटमेंट का लास्ट पॉइंट बचा है, शो द डिस्टेंस ऑन इट 12.4 मीटर्स। अब वो डिस्टेंस क्यों दे रहा है भला यहाँ पे? वो डिस्टेंस इसीलिए दे रहा है कि आपने ये जो स्केल डिज़ाइन किया है या ड्रॉ किया है, इस स्केल के ऊपर आप कोई डिस्टेंस भी मार्क कर पाओगे, या इसके साथ कोई डिस्टेंस मेजर कर पाओगे, प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। वो ये देखना चाहता है, इसीलिए उसने ये डिस्टेंस भी दिया कि आप उसके ऊपर डिस्टेंस मार्क करो, ठीक है ना। उसका सेम रीज़न यही है कि अगर एक सिविल इंजीनियर ने ब्रिज बना दिया, अब डर के मारे वो उसके ऊपर से गाड़ी नहीं लेके जा रहा कि ब्रिज पता नहीं कब गिर जाना है, देन व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट ब्रिज? ज़ीरो, ठीक है। तो सेम वो इसीलिए डिस्टेंस दे रहा है, देखने के लिए कि अगर आपने ये जो स्केल बना दिया है, आप उसके ऊपर कोई रीडिंग ले भी पाते हो कि नहीं। अगर आप उसके ऊपर कोई रीडिंग ड्रॉ कर पाते हो, शो कर पाते हो या मेज़र कर पाते हो, तो इट मीन्स दैट इज़ सक्सेसफुल फॉर द प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क के लिए रेडी है आपका स्केल। तो अब वो कह रहा है मीटर्स एंड शो द डिस्टेंस 12.4 मीटर्स। तो अब हम डिस्टेंस उसके ऊपर शो करेंगे, लास्ट स्टेप ऑफ दैट स्केल। तो वो कह रहा है 12 मीटर, तो मीटर इस तरफ थे हमारे पास, मीटर यूनिट हमारे पास दिस साइड है, यू कैन सी हियर दिस साइड मीटर्स, वी डिज़ाइन हियर मीटर्स।
तो मीटर इधर है, तो 12 मीटर कह रहा है, तो 12 मार्किंग की है हमने, तो 12 वाली मार्किंग से हमने लाइन ऊपर उठा दी, लाइट, तो 12 हो गया। और 12.4 कितना डिस्टेंस कह रहा है, 12.4 मीटर का। तो इसका मतलब क्या है, 12.4 मीटर का मतलब है कि 12 मीटर और 4 डेसीमीटर, 12 मीटर और 4 डेसीमीटर का वो डिस्टेंस कह रहा है शो करो। तो 12 मीटर अजय आपने इधर से उठा दिया, और डेसीमीटर के यूनिट इधर थे, इधर के यूनिट याद रखना, मीटर के ज़ीरो से राइट की तरफ मीटर के यूनिट चलेंगे, और जब इधर की रीडिंग लेंगे तो वो ज़ीरो से लेफ्ट की तरफ देंगे, क्योंकि ज़ीरो के बाद कभी भी 9 नहीं हो सकता, पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 फिर 9 होगा ना। तो सेम ऐसे इधर के जो यूनिट्स रहेंगे वो ज़ीरो टू लेफ्ट चलेंगे। आप यहाँ छोटा सा लिख भी सकते हो, नीचे स्पेस कम है, 1 सपोज यहाँ था, सेंटर 5 और इधर 10, ठीक है। तो 12 मीटर इधर हो गया, और 4 डेसीमीटर हमने 4 लाइन्स यहाँ से ले ली, 1 2 3 4। तो ये जो 4 वाली मार्किंग की लाइन है इसको हमने ऊपर उठा दिया। तो दिस डिस्टेंस शो ऑन द स्केल 12.4 मीटर्स, मीन्स 12 मीटर और 4 डेसीमीटर का डिस्टेंस आपने इस स्केल के ऊपर शो कर दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने प्लेन स्केल को बना के उसके ऊपर मेजरमेंट भी ले ली, मीन्स आपने उसको प्रैक्टिकल में यूज़ भी ले लिया, ठीक है, यूज़ भी कर सकते हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लेन स्केल फ्रॉम द स्केल चैप्टर, एंड दिस इज़ टाइप ऑफ फर्स्ट स्केल, प्लेन स्केल, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, हमें 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही। तो आई विल ट्राई कि आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े थे, बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को इसीलिए अपने साथ जोड़ना चाहा कि कम से कम आप, हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड सीएम साहब हैं, उन सब ने हम लोगों को बोला है कि आप कम से कम घर के अंदर लॉकडाउन रहो, तो आपको लोगों का अच्छी तरह टाइम पास हो जाए। तो मेरा यही एक मकसद था आज की क्लास लेने का, कि आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हो वो 1.5 घंटा मेरे साथ रहे, मैं भी आप लोगों के साथ रहा, और हम मिलके एक रूम में लॉक रहे हम लोग। आप अपने घर पे अपने रूम में लॉक रहे, मैं अपने घर पे अपने रूम में लॉक रहा। तो मेन मकसद यही था कि हम लोग टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें और अच्छा यूटिलाइज़ करें। और कुछ दिनों से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कुछ दिनों से न्यूज़ सुन सुन के मेरा भी थोड़ा दिमाग जो था वो ख़राब हो रहा था कि लाइफ कैसे है, सर्वाइव कर पाएंगे लोग, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे आगे के नहीं। लेकिन क्या है ना कि अगर हम सोचते रहे तो फिर हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम प्रिकॉशन लेके कुछ ना कुछ अपने आप को बिज़ी रखें, कोई ना कोई काम करता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हम जो वर्क है इफ़ेक्टिव वर्क करते रहें, जिससे हम भी बिज़ी रहें और हमारे साथी भी बिज़ी रहे, ताकि हम सब कोरोना वायरस से बचे रहें, ठीक है। तो आपने भी ध्यान रखना अपना, अपनी फैमिली का, अपने गली मोहल्ले वालों का, खुद का ध्यान रखना, और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कमाते असी पंजाब तो बिलोंग करते हैं, और असी उन्होंने गुरुआं दी बच्चे हैं, उन्होंने गुरुआं दे, ये कह लो कि असी बच्चे ही कह सकते हैं, उन्होंने गुरुआं दे बच्चे हैं जिन्हों ने कदी मतलब दिल नहीं हारिया, तगड़े होके उन्हें हर मुश्किल का सामना किया, तवियां तत्तियां तवियां दे बैठे, सिर सीस तली ते धर के लड़े बाबा दीप सिंह जी। तो असी उन्होंने गुरुआं दे गां बच्चे हैं, इस करके आपां नूं दिल छोटा करन दी नहीं लोड़, तगड़े होके डट के रहो, बस प्रिकॉशन लई जाओ, और जिमें जिमें इंस्ट्रक्शनस दिंदी है गौरमेंट उवें उवें चलते जाइए, जिमें जिमें डॉक्टर्स कहते उवें उवें चलते जाइए, तो डेफिनेटली असी इस मुश्किल तो पार लंघांगे, सारे इकट्ठे होकर लंघांगे। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।